नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राज क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है हमेशा डेली टेस्ट के लिए, तो आप इसी अपने YouTube चैनल के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जो क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाता है उसका मूल्यांकन करने के लिए आपको वहाँ पे हमेशा 5 बजे टेस्ट मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी आप लगातार करते रहे। ठीक है। तो दोस्तों, कल हमने क्या बात की थी? कल हमने इंडिया के भूगोल के अंदर भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बात की थी। तो भारत का भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों के। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृहत मैदान, बाद में नीचे दक्षिणी पठारी प्रदेश, बाद में आपके ये समुद्री सीमा वाले जिसे तटीय सीमा कहते हैं, तटीय प्रदेश। भारत का तटीय प्रदेश कौन सा है? इधर वो बोट और इधर गुजरात मांगे केक, और द्वीपीय प्रदेश। तो भारत को 5 भागों के अंदर बांटा था। और भारत के अंदर आपको बताया था भारत की स्थलीय सीमा 15,200, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। तो भारत के अंदर आपको पूछ लेंगे पर्वत कितने हैं बताओ, परसेंट बताया था आपको 10.5%। पहाड़ी पूछ ले, पहाड़ी कितनी है? 18.6%। और आपको पूछ ले पठार, तो पठार ज़्यादा है, अपने को पता है कि भारत के अंदर या नीचे ये दक्कन का पठार, ये पूरा पठारी प्रदेश है, और ये वाला अपने तटीय सीमा लगती है, ये तटीय मैदानी प्रदेश है। चौथा भाग हमने बांटा था भारत को। तो पठार कितना है अपने? 27.7। और लास्ट में क्या रहे? मैदान। तो मैदान हमने पता गंगा के नदी वाला क्षेत्र, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, अरे उत्तरी मैदानी भाग, तो वो कितना है? 43.2%। तो इसको याद रखने के आपको पता है ट्रिक, ये देखो इधर 5, 6, 7 लगातार है, और ये 10, 18, 27 आप इस क्रम में याद रख लेना, बड़ी आसानी से हो जाएगा आपको याद ये। तो बाद में हमने शुरू किया था सबसे पहला प्रदेश भारत के भौतिक विभाजन में, वो कौन है? हिमालय। तो मैप के थ्रू थोड़ा आपको वापस समझा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने हिमालय शुरू किया था। ये अपना हिमालय हमने कहा था भारत के उत्तरी भाग के अंदर पश्चिम से पूर्व की दिशा के अंदर धनुष की आकृति के अंदर है। देखो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश तक, ये किस आकृति के अंदर है? धनुष की आकृति के अंदर। ठीक है। तो बाद में हमने हिमालय को 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और ये किस काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है? टर्शियरी काल के अंदर। आप मन में रिकॉल करते रहिए, टर्शियरी काल के अंदर कौन सी प्लेटों से, कौन सी प्लेटें ऐसे पास में आई कि ये 33 सागर जो बीच में था वो ऐसे ऊपर हिमालय के रूप में उसका निर्माण हो गया। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण से, अभिसरण मैंने आपको कल बताया था, अभिसरण कि 2 प्लेटें होती है, ऐसे 2 प्लेटें, आपके 2 प्लेटें जैसे पास में आएगी, तो ये बीच में 33 सागर था, ये 33 सागर ऐसे 33 सागर के अवसादों से किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। ठीक है। हिमालय के अंदर कौन से खनिजों की प्रधानता है? आपके ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट और नीस की टर्शियरी युग में, ये आप ध्यान रखना। बाद में हमने हिमालय को 3 भागों के अंदर बांटा था। कौन कौन से भाग है? एक आपके ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन सा? ये ऊपर सबसे हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय, जो सिर्फ तिब्बत और लद्दाख के अंदर है। यहाँ पर ये मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में है, इसलिए यहाँ पर क्या है? शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। ये बात की थी हमने, ट्रांस हिमालय के बारे में बात की। ट्रांस हिमालय को आगे हमने कितने भागों के अंदर बांटा था? ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को बाद में हमने काराकोरम, बताइए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के रूप में हमने बांटा था। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, कल हमने काराकोरम के बारे में कुछ लाइनें लिखी थी, आगे लिखते हैं अभी। तो दोस्तों, किसको कितने भागों में बांटा, इस बात का ध्यान रखना।
भारत को 5 भागों के अंदर बांटा है। हिमालय की हम अभी बात कर रहे हैं। हिमालय को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन सा? ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। और हम अभी सबसे पहले भाग ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, जिस ट्रांस हिमालय को भी आगे 3 उप भागों के अंदर बांटा गया है, जिसका नाम है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो हमने किसकी बात कर ली? काराकोरम की हम कल बात कर रहे थे, आज हम लद्दाख और जास्कर की बात करेंगे। तो काराकोरम में कल हमने लिख लिया था कि यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी, ये ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी, सबसे ऊंची, सबसे चौड़ी है काराकोरम श्रेणी। और इसके अंदर कौन सी चोटी है? अपने K2 गॉडविन ऑस्टिस, उसकी लंबाई हमने लिखी थी, K2 की लंबाई कितनी लिखी थी? 8611। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अभी वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो आपको पूछ ले भारत की मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा हमने लिखी थी। कौन सी थी? कंचनजंगा। तो इसकी ऊंचाई हमने कितनी बताई? 85, 98। तो इसको कहीं कहीं तो 85, 98 बताते हैं, कहीं कहीं इसको 85, 86 बता देंगे आपको, कहीं कहीं आपको 85, 86 भी देखने को मिलेगा। 85, 86 तो दोनों ही है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा 85, 86 को ज्यादा सही मानेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इस काराकोरम श्रेणी के अंदर देखो दोस्तों, कुछ हिमनद भी पाए जाते हैं। हिमनद मतलब क्या होते हैं? बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना, जहाँ से नदियाँ निकलती है, जैसे गंगा है जो गंगोत्री से निकलती है, ये बड़े बड़े हिमनद है जहाँ से नदियों का उद्गम होता है। मतलब आप ऐसे समझिए, हिमनद का मतलब कि बर्फ का पहाड़, बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ होता है, उसे आसान भाषा में समझ लीजिए, बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, उसको हिमनद कहते हैं। तो अपने काराकोरम श्रेणी के अंदर कौन कौन से हिमनद मिलते हैं? तो आप लिखो काराकोरम श्रेणी के प्रमुख हिमनद। तो सबसे पहले तो आप लिखो कौन सा है? हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, हिस्पर, बियाफो, बालतोरो। और आपके सियाचिन। तो इनका तो नाम आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन इस सियाचिन का तो सब ने ही सुन रखा है ना। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन के अंदर है। हमारे देश के वीर जवान सियाचिन के अंदर तैनात है। हम इस सियाचिन के बारे में बहुत सुनते हैं, माइनस में इसका टेम्परेचर है, कोई भी सामान वहाँ पर भेजते हैं उनके खाने पीने के लिए तो एकदम जम जाता है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, ठीक है, लिख लेना। यह सियाचिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी हिमनद पाए जाते हैं। सियाचिन यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। ये है ना नुब्रा वैली के अंदर स्थित है। वैली मतलब हिंदी में घाटी। सियाचिन नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी, यहां से क्या है? नुब्रा नदी निकलती है, यहां से नुब्रा नदी निकलती है। यहां से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। इसलिए सियाचिन कौन सी घाटी के अंदर? नुब्रा घाटी के अंदर। तो इनका आप ध्यान रखना विशेष। हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, सियाचिन। तो ये आपने लिख लिया, आगे चलते हैं।
अब आप लिखिए अगली श्रेणी जिसमें हमने उनको विभाजित किया है, ट्रांस हिमालय को 3 में विभाजित किया था ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो अगली कौन सी है आपके? लद्दाख। लद्दाख श्रेणी लिखिए। तो दोस्तों लद्दाख श्रेणी क्या है? लद्दाख श्रेणी को तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख श्रेणी को तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत कहते हैं आपके। तो ये बात लिखिए, लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहते हैं। इस लद्दाख श्रेणी है ना, ये लद्दाख श्रेणी के दक्षिणी भाग के अंदर मानसरोवर, तिब्बत की प्रसिद्ध झील है जहां से बहुत सी नदियों का उद्गम होता है। हम पढ़ेंगे, जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बहुत सी नदियों का उद्गम इस मानसरोवर झील से होगा। तो ये मानसरोवर झील पूछ ले कौन सी श्रेणी में है? तो लद्दाख श्रेणी में। ठीक है, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में, श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो अपन पामीर के पठार की बात करेंगे। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार ये लद्दाख का पठार है। ठीक है, तो आपके काराकोरम श्रेणी व लद्दाख श्रेणी के मध्य लद्दाख का पठार स्थित है। ये आपके कितना मीटर ऊपर है? 4800 मीटर ऊपर है। ठीक है, ये लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इस लद्दाख श्रेणी के अंदर लद्दाख का मरुस्थल स्थित है। हमने बात की थी कि ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर है, इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है? शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। तो लद्दाख का मरुस्थल यहीं पे स्थित है, लद्दाख की श्रेणी के अंदर। लद्दाख श्रेणी में लद्दाख मरुस्थल स्थित है। ठीक है, ये आपको पता ही है, ठंडा मरुस्थल है ना अपने। ये जो राजस्थान में थार मरुस्थल है, ये ठंडा है क्या? ये भाई ये एकदम खतरनाक गर्म है ना। तो अपना वाला तो थार वाला गर्म है और लद्दाख वाला अपने क्या है? ठंडा है। तो भारत के अंदर 2 ही मरुस्थल है, ये लद्दाख वाला, थार वाला। तो इतनी बात हमें करनी थी लद्दाख श्रेणी के बारे में। तो आप सारे इसके अंदर आप रिपीट करो। लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में क्या करते हैं? कैलाश पर्वत। हम कहते हैं ना शिव जी भगवान का स्थान कौन सा? कैलाश पर्वत। तो इस लद्दाख श्रेणी के अंदर एक पर्वत आता है कैलाश पर्वत, जिसको तिब्बत के लोग क्या कहते हैं? ये कैलाश पर्वत है। और इसके दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी व लद्दाख श्रेणी के मध्य में लद्दाख का पठार स्थित है 4800 मीटर, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी में लद्दाख मरुस्थल है, ये तो आपको पता ही है। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझते रहो, क्योंकि इनको बहुत भागों में बांटेंगे ना हम। तो क्या है, पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूज होगा कि भाई हिमालय को कितने भागों में बांट रखा है। चलो हिमालय का याद आएगा तो बाद में आओगे ट्रांस हिमालय को कितने भाग में बांट रखा है। तो आपको याद वापस बार बार पढ़ोगे ना तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज इतनी आसानी से जल्दी तो याद होती नहीं है। तो आपको समझाने के लिए पहले बता देते हैं, वापस आपको इस नक्शे को ढंग से समझ लेना आप। ठीक है, तो देखो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र अपने ट्रांस हिमालय बना रखा है, और ये मुख्य हिमालय जाएगा आपके
आगे तक बताया था, और बाद में वहाँ तीसरा भाग पूर्वांचल आ जाएगा। हमने बात की थी पिछली क्लासों में। अगर किसी ने वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर जाकर पिछली वीडियो को देखें, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो हिमालय को तो 3 भागों में बांट दिया, ट्रांस हिमालय, ये मुख्य हिमालय, और वहां पर आगे जाकर नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के अंदर आपके पूर्वांचल वाला तीसरा भाग। अब ट्रांस हिमालय को भी हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग पूछे तो हमने काराकोरम की बात की थी। ये अपने ट्रांस हिमालय को भी अपन 3 भागों में बांटेंगे। तो ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग आपके काराकोरम, काराकोरम, इसके बारे में हमने ढंग से बात कर ली है। बाद में इसको दूसरे भाग में बांटेंगे तो ये दूसरा भाग क्या कहलाएगा? अभी बात की हमने लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। अब ट्रांस हिमालय का तीसरा उपभाग है, वो कौन सा है? जास्कर, जास्कर। ठीक है, तो इन दो के बारे में हमने बात कर ली है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जास्कर के बारे में। तो मैप के रूप में आप भी ऐसा अपने कॉपी के अंदर लिख रहे हो ना, वहां पास में इस प्रकार का मैप आप बना लीजिए, ताकि आपको क्या है, समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो बाद में। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रख लेना। अब भी अपन लिखते हैं जास्कर, अगली हेडिंग डालो आप जास्कर। ये आप समझ गए होंगे, इन दो की बात कर ली। अभी इस श्रेणी की ट्रांस हिमालय की तीसरी जो उप शैली है जास्कर के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लगाओ जास्कर, तीसरा भाग है ना जास्कर। तो जास्कर के अंदर आपको लिखना है यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है, नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। तो इतनी ही ध्यान रखना है अपने को जास्कर के बारे में। ठीक है, तो जास्कर हिमालय की सबसे दक्षिणी है। मैप के थ्रू हमने समझ लिया कि ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी आपके ये जास्कर है, और लद्दाख तो आपको पता है लद्दाख, तो ये हमने ट्रांस हिमालय की बात की। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग हमने बांटा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो लद्दाख, और ये लद्दाख वाला हो गया और ये जास्कर हो गया। तो इसके मध्य से यहाँ से आएगी आपके तिब्बत से सिंधु नदी, ये सिंधु नदी। तो इन दो श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी बहती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या है, ट्रांस हिमालय की तो बात पूरी कर ली। अब हम हिमालय का दूसरा भाग जिसे कहते हैं मुख्य हिमालय, वो हेडिंग डाल लो। हिमालय का पहले भाग को हमने पूरा कर लिया और उसके उपभागों को भी कर लिया है। अभी है हिमालय का दूसरा प्रमुख भाग, कौन सा है? मुख्य हिमालय। तो अब हेडिंग डालो, सेकंड लगा लेना। सेकंड भाग कौन सा है अपने? मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात कर ली हमने। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अभी ये ट्रांस हिमालय हमने पूरा कर लिया है। अब यहां से आपका ये जो भाग है ना, ये मुख्य हिमालय होगा। ठीक है ना, ये भाग। अभी हम इस मुख्य हिमालय की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों लिखो मुख्य हिमालय के बारे में।
यह सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। यह 2400 किलोमीटर तक फैला है। इसका पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है। पूर्वी भाग की अपेक्षा। तो सिंधु नदी आपके पता है, मैंने अभी आपको बताया था, सिंधु नदी आपके जम्मू कश्मीर इस इधर बहती है, बाद में वो आगे चली जाएगी पाकिस्तान के अटक के मैदानों के अंदर प्रवेश करेगी और कराची बंदरगाह होते हुए अरब सागर में गिर जाएगी। तो सिंधु नदी से लेकर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपने वहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तक अपने ये फैला हुआ है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक आपके फैली हुई है अपनी ये मुख्य हिमालय। 2400 किलोमीटर तक है। पश्चिमी भाग इसका अधिक चौड़ा है। अपने ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में इस मुख्य हिमालय की चौड़ाई बहुत अधिक है। लेकिन जब हम पूर्वी साइड बढ़ते रहेंगे ना, तो आपके यहाँ असम के पास, अरुणाचल प्रदेश के पास, यहाँ इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी लगातार। तो आपको पूछ ले, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुख्य हिमालय की चौड़ाई का घटता हुआ क्रम बताइए। तो घटता पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो क्रम क्या है, इसकी चौड़ाई घटती जाएगी ना। और ऐसे ही बढ़ता पूछ ले तो पूर्व से पश्चिम। तो इस मुख्य हिमालय को भी दोस्तों हम 3 भागों में बांटेंगे, उपभाग। 3 उपभाग कौन से होंगे इसका? सबसे पहले वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। दूसरा भाग है आपके मध्य हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा विस्तार हिमाचल में है। और लास्ट है आपके शिवालिक, शिवालिक हिमालय। लास्ट भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो ये आप उतार लो, आगे हम हेडिंग डालो, वृहद हिमालय की बात करेंगे। तो जैसे ट्रांस हिमालय को 3 में बांटा था ना हमने, ठीक उसी प्रकार इसको भी है ना 3 भागों में हमने बांट दिया है। ठीक है, तो वही सबसे उत्तरी भाग होगा ना, जैसे ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग काराकोरम था, उससे नीचे वाला भाग लद्दाख था, और लास्ट दक्षिणी वाला भाग जास्कर था। ठीक इसी प्रकार से इसका उत्तरी भाग बृहत हो जाएगा। और मध्य वाला तो मध्य हिमालय हम इसको कहते ही हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेन हिमालय, जो मुख्य हिमालय उसका मध्य क्षेत्र है, और शिवालिक सबसे लास्ट में। तो वापस आपको मैप के थ्रू आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, वापस बना के देख लेते हैं। ऐसे आप समझो, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अपन को भारत का उत्तरी नक्शा है, उससे अपना काम चल जाएगा। तो यहां तक तो हमने कर दिया भाई कंप्लीट ट्रांस हिमालय को। ठीक है, इसको तो भी एक बार छोड़ो। अब ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये अपना मुख्य हिमालय है। ठीक है, तो मुख्य हिमालय ये है। तो वृहद हिमालय है ना, ये वाला क्षेत्र वृहद हिमालय होगा ये। ठीक है, और इससे थोड़ा नीचे आपके मध्य हिमालय हो जाएगा, जो यहां तक ही है। और ये तो फर्स्ट भाग हो गया वृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय, और यहाँ वाला क्षेत्र हो जाएगा शिवालिक। तो आप समझ गए होंगे, शिवालिक भी यहाँ तक चलता जाएगा। तो अब हम पहले इसकी बात करेंगे, वृहद हिमालय की, बाद में करेंगे मध्य हिमालय, और थर्ड हो जाएगा अपना शिवालिक। तो आप हेडिंग डाल ली, वृहद हिमालय लगाओ।
हेडिंग डाल लो आप भाई, वृहद हिमालय। तो पहला उपभाग कर रहे हैं ना अपन, तो सीधा इस प्रकार डाल लेना था आपको समझ में आ जाए। डालो वृहद हिमालय। तो ये बात तो लिखाने की जरूरत नहीं है कि ये मुख्य हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, ये तो हमने मैप के थ्रू समझ लिया, वो आपको समझ में आ गई है। ऐसे लिखो वृहद हिमालय है ना, यह नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। तो आपको पूछ ले कहां से कहा था कि भाई जिस पर्वत से शुरू होता है ना, यहाँ पश्चिम में, या पश्चिमी वाले भाग के अंदर अपने नंगा पर्वत है, और उधर जाएंगे तो लास्ट नामचा बरवा हो जाएगा, ये इसकी लास्ट एंडिंग है। ठीक है, ये नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। अब आपको पूछ ले कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आप लिखाओ चौड़ाई तो इसकी 25 किलोमीटर चौड़ाई इसकी कितनी है। हाइट पूछ ले, ऊंचाई 6100 मीटर। और आपको पूछ ले कि ये कितने विस्तृत है, विस्तृत तो नामचा आपके नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक ये 2400 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है मुख्य हिमालय का, ये वृहद हिमालय जो इसका उपभाग है, ये वृहद हिमालय पूरे साल, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे ठंड हो, ये बर्फ से ढका रहता है, कभी पिघलती नहीं है यहाँ की बर्फ। तो इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। हिम मतलब आपको पता है, हिम मतलब बर्फ, आद्री मतलब हिम से आर्द्र हुआ। तो इस श्रेणी को हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आप यहां से लिखो, इसे हिमाद्री भी कहते हैं, कारण आपको पता है कि ये हिम, इस शब्द से पता चल रहा है हिम से आर्द्र है। और इसी श्रेणी के अंदर यहीं पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी बताओ। इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बताओ 88-48 मीटर। कहीं कहीं आप देखोगे तो यहाँ 48 की जगह 49 भी होगा, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे नहीं, क्योंकि क्या है कि कुछ साल होते हैं एक पीरियड के अंदर जहाँ ये 1-1 मीटर बढ़ता जाता है। तो अभी पिछली बार जब इसको मापा था ना, तो 49 कर दिया था। ठीक है, तो आप चाहे 49 भी लिख लो साथ में, जो मिले वो कर देना। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अभी तक माना ये 88-88 जाता है, और नई गणना के तहत ये हो गया। ठीक है, तो साथ तो मिलेंगे नहीं दोनों। तो नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं ये बताओ। ये नेपाल और चीन की सीमा पर है। ठीक है ना, ये बात आप लिख लेना। लिखते हैं चलो, माउंट एवरेस्ट चीन व नेपाल सीमा पर स्थित है। चीन और नेपाल सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पुराने पेपरों के अंदर आ चुका है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माथा। इस बात का आप ध्यान रखना, ये हाइट आप याद रखना, और ये तो आपको अपने आप 5-6 बार पढ़ोगे ना, मेहनती बच्चे हो आप सभी, तो सब याद कर लोगे आप। क्योंकि हमारे लिखने के बाद में 2 चीज़
हमेशा बच्चों की क्या होती है, सर 2 चीज ज्यादा लिखा दो लेकिन पेपर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम ना पेपर से बाहर अपने कॉपी में से, अपने नोट्स में से ये पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात अपने को लिखनी थी वृहद हिमालय के बारे में, ठीक है। तो एक और लिख लो इसमें, हिमनद, हिमनद कौन से पाए जाते हैं, हिमनद, हिमनद बता दिया, बर्फ का बड़ा पहाड़ हिमनद। तो हिमनद पाया जाता है गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री, सतोपथ, मिलान, ठीक है। तो इससे तो गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है, यमुनोत्री से यमुना का उद्गम होता है। तो आपको पूछ ले गंगा नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है। इस गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, जिसे कालिंदी कहते हैं, सूर्यपुत्री कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी है। ये आपके प्रयागराज के अंदर जाकर मिलेगी। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, जैसे प्रयागराज कहते हैं। नदियों के अंदर इसको ढंग से पढ़ेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखो कि ये आपके वृहद हिमालय के अंदर ये हिमनद पाए जाते हैं। अगली हमने बात की थी, सेकंड कौन सा भाग था, मध्य हिमालय, और इसका दूसरा नाम क्या है, हिमाचल के अंदर ज्यादा विस्तार है तो ये हिमाचल हिमालय कहते हैं इसको। इसकी आपको ऊंचाई पूछ ले तो ये आपके 3700 से 4500 मीटर के अंदर विस्तृत है, ठीक है। और आपने 25 किलोमीटर लिखी थी, उसकी चौड़ाई इसकी उससे डबल हो जाएगी, ठीक है। चौड़ाई हमने वृहद हिमालय की 25 लिखी थी, इसकी आप 50 किलोमीटर लिख लो चौड़ाई, ठीक है। और ये भी आपके 2400 किलोमीटर तक विस्तृत है, 2400 किलोमीटर के अंदर विस्तृत है। ये बात आप इसकी साइड में हेडिंग में डाल लो। और यहाँ पे आप लिखो कि इस श्रेणी को है ना, मध्य हिमालय श्रेणी को, इसको क्या है, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो राज्यों आपको पता है, अगर हम बीकानेर के हैं तो बीकानेर में जो किसी शब्द को कुछ जिस नाम से पुकारे, जरूरी नहीं है वो अलवर में भी उसी नाम से पुकारे। तो अलग अलग राज्यों के अंदर इस श्रेणी को स्थानीय लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। तो हमें वो पेपर के अंदर पूछते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप विशेष रूप से याद कर लेना। क्या लिखना है, इस श्रेणी के स्थानीय नाम। तो भाई जम्मू एंड कश्मीर में क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जम्मू और कश्मीर में बोलो। जम्मू कश्मीर में बड़ी पीड़ है ना, क्या है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले इतनी, मतलब वहां पे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत पीड़ है, क्या है, पीड़। इस प्रकार से याद कर, जम्मू कश्मीर में क्या है, पीड़ है। तो जम्मू कश्मीर को कहते हैं पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में जो इस श्रेणी को स्थानीय लोग किस नाम से बुलाते हैं, पीर पंजाल। और आपके जम्मू कश्मीर में नीचे कौन सा राज्य आ जाता है, HP, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में इसको क्या कहेंगे, हिम बर्फ होती है ना, हिम क्या होती है, बर्फ। तो जब ऊपर से बर्फ गिरती है ना, बरसात, कभी कभी ओले गिरते हैं, तो क्या है, धड़ाधड़ 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 गिरते हैं। तो इसका क्या होगा, धौलाधर, धौलाधर। हिम क्या गिरते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, माथे पे लगते हैं। तो क्या भाई, धड़ाधड़ हिम गिर रहे हैं, क्या, हिम से हिमाचल, हिम से हिमाचल। और कैसे गिरते हैं हिम, धड़ाधड़ धड़ाधड़। इस प्रकार से आप याद रखें, धौला। और उत्तराखंड, हिमाचल के पास बाद में नीचे उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अंदर लोग इसको कहते हैं, उत्तराखंड में आपको पता ही है मसूरी है ही, तो इसको तो आपको बताने की कोई जरूरी नहीं है। मसूरी के पास, मसूरी में ही नाग टिब्बा भी कहते हैं इसको, नाग टिब्बा, ठीक है। तो मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में ही है। तो साथ में नाग टिब्बा और याद कर लो। उत्तराखंड के बाद में कौन सा लिखा है, नेपाल। नेपाल में क्या चल रही है, आप करंट पढ़ते हो तो आपको पता है नेपाल में पिछले 2-3 सालों से
कभी राष्ट्रपति शासन लग रहा है, कभी प्रधानमंत्री कोई बन रहा है, कभी राष्ट्रपति वापस प्रधानमंत्री को हटा, 4 महीने कोई रहता है, 4 महीने कोई रहता है। अभी चीन के प्रभाव में आकर हमसे भी थोड़ा सा ये क्या है, रूठा रूठा सा रहता है ये नेपाल वाला। तो महाभारत कर रहा है, ये क्या कर रहा है, महाभारत लड़ाई करने के मूड में है। इनके प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं, इनके गृह कलेश चल रहा है, तो महाभारत होगी भाई, महाभारत। नेपाल में क्या है, महाभारत। नेपाल में इसको कहते हैं महाभारत। सिक्किम, सिक्किम के अंदर क्या कहते हैं, डोकिया। सिक्किम डोकिया। सिक्किम में क्या किया, सिक्किम में क्या किया, डोकिया। सिक्किम में क्या किया, डोकिया। और नेपाल लिख लिया, सिक्किम लिख लिया, और तो क्या है, भूटान में लिख लो आप, भूटान। बी से भूटान, बी से ब्लैक माउंटेन। बी से इसे क्या कहते हैं, भूटान। बी से हो गया भूटान और बी से ही ब्लैक माउंटेन। तो आप याद करो, जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में बड़ी पीड़ है। जम्मू कश्मीर में क्या है, बड़ी पीड़ है, पीर पंजाल। हिम हिम क्या है, धड़ाधड़ गिर रहे हैं, धड़ाधड़, हिम धड़ाधड़। उत्तराखंड में मसूरी है ही, और मसूरी में नाग बैठा है। नेपाल, नेपाल में क्या चल रही है भाई, महाभारत चल रही है नेपाल में। नेपाल में क्या चल रही है, महाभारत। सिक्किम में क्या है, सिक्किम में डोकिया। क्या किया, डोकिया। क्या किया, सिक्किम में क्या किया भाई, डोकिया। और अपने ये बी से भूटान, बी से ब्लैक माउंटेन। तो ठीक है दोस्तों, कल हम हिमालय के भौतिक विभाजन को कंप्लीट कर लेंगे और आगे उत्तरी पर्वतीय मैदान, उत्तरी वृहत मैदान के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपने चैनल को लोगों तक पहुंचाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।